स्पाइन की दिक्कतें कैसे जनरेट होना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे? रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो स्पाइन में जो दिक्कतें हैं वो ट्रॉमा से होती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ अनकॉमन कॉजेज भी हैं, और मेनली ट्रॉमा, ट्यूमर, उसके बाद डिजेनरेटिव डिजीजेज और इन्फेक्शन, ये मेन कॉजेज हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। रीढ़ की हड्डी एक ऐसी हड्डी जो आपके शरीर के पूरे ढांचे को खड़ा करने में मदद करती है। अगर ये हड्डी खराब हो या फिर इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आपका शरीर कुछ भी कर पाने के लायक नहीं रहता। ना आप बैठ सकते हैं, ना आप चल सकते हैं, जो डेली की एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पाइन सर्जरी जो आज हमारे देश में जिसकी बातें हो रही हैं, ये है क्या, कैसे की जाती है? इससे पहले हम ब्रेन सर्जरी के बारे में बात कर चुके हैं। आपके जो सवाल होंगे वो हम ज़रूर पूछेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में। अभी हमारे साथ मौजूद होंगे HOD ऑफ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर, आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और जैसे कि हमने स्पाइन के बारे में बात की है, कैसी हड्डी जो हमारे पूरे बॉडी के ढांचे को खड़ा करती है, और इसमें ही कोई दिक्कत आ जाए तो इंसान व्हील चेयर पर भी बैठ पाने के लायक नहीं बचता है। तो इसकी सर्जरी कैसे की जाती है? तो स्पाइन की सर्जरी जो है वो बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें आज से 15-20 साल तक सिर्फ पहले एक ही सर्जरी होती थी कि हम उसमें पीछे से जाके हड्डी हटा देते थे, जो कि सर्जरी कामयाब नहीं मानी जा सकती। आजकल जो लेटेस्ट गैजेट्स आए हैं इन्वेस्टिगेशंस के, जैसे कि MRI, CT स्कैन, एक्सरेज, और उनमें भी नए नए तरीके के एडवांसमेंट्स, जिससे कि हमारे को सर्जरी से पहले सारा पता चल जाता है कि स्पाइन में क्या चल रहा है और किस चीज़ को कैसे हमें ट्रीट करना है, ठीक करना है। तो जो डायग्नोस्टिक्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक स्पाइन सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद हम पेशेंट को असेस करवाते हैं अपनी एनेस्थीसिया टीम से कि क्या वो पेशेंट उस सर्जरी के लिए कामयाब है या नहीं है। 50% से ज़्यादा स्पाइन सर्जरी उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो उनकी ओवरऑल फिटनेस भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। उनका कार्डियक स्टेटस क्या है, उनका लंग्स कैसा है, उनके हाथों पैरों में और शरीर में क्या क्या परेशानी है। एक बार हमारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो हम पेशेंट को हम अपने प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या सर्जरी करनी है, और ऑपरेशन थिएटर में हम शिफ्ट करते हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रिपरेशन रहता है। अच्छा, तो जैसे ऑपरेशन थिएटर में कोई गया तो पूरा जो सर्जरी का पार्ट होता है वो किस तरीके से किया जाता है? कैसे आप देखते हैं कि स्पाइन में किस जगह प्रॉब्लम है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं? सो इसमें हमारा ऑपरेशन थिएटर का जो सीन होता है वो, उसमें एक स्पेशल स्पाइन टेबल होती है जिसमें कि हम पेशेंट की स्पेशल पोजीशन बना सकते हैं, तो उससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारे पास टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्सेज ट्रेंड स्पाइन सर्जरी के लिए वो होते हैं। हमारे एनेस्थेटिस्ट जो है वो स्पाइन सर्जरी के लिए ट्रेंड होते हैं, तो दे आर न्यूरो एनेस्थेटिस्ट। उसके अलावा हमारे असिस्टेंट्स होते हैं जो कि हमारे साथ काम कर चुके होते हैं और उनको स्पाइन सर्जरी के बारे में पूरा आइडिया होता है, क्योंकि इसमें पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट का एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेशेंट उल्टा लेटा है, कई बार सीधा लेटा है, कई बार उसको फ्लेक्स करना है, कई बार कमर को थोड़ा टेढ़ा करना है, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को एक सक्सेसफुल स्पाइन सर्जरी करने के लिए। तो उसके बाद कई बार हम लोग न्यूरो नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हम CT स्कैन कराते हैं और ऑपरेशन थिएटर के अंदर न्यूरो नेविगेशन वाली मशीन लगा के हड्डी पे और फिर उससे नेविगेशन करते हैं। तो उससे हमारे को 2 एडवांटेज होता है कि हमारे को प्रिसीजन बढ़ जाता है कि हमें किस जगह स्क्रू डालना है, किस जगह हमें लीजन को डिटेक्ट करना है और निकालना है, और दूसरा होता है कि इससे ब्लड लॉस कम होता है और रेडिएशन भी कम हो जाती है, तो हमें बार बार पेशेंट को रेडिएशन या एक्सरे से एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम न्यूरो नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम पेशेंट को एक बार पोजीशन बना देते हैं, हम क्लीनिंग ड्रिपिंग करते हैं, प्रॉपर एनेस्थेटाइज, पूरे स्टेराइल तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, जैसे मतलब हम बात कर रहे हैं कि स्पाइन के बारे में, अभी आपसे ब्रेन के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आपने एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का जो है जिक्र किया था, तो ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बीइंग अ न्यूरो सर्जन हम लोग सारी सर्जरी स्पाइन की जो है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, हम उसमें माइक्रोस्कोप का जरूर इस्तेमाल करते हैं। उस माइक्रोस्कोप से इतनी मैग्नीफिकेशन हो जाती है कि हमें छोटे छोटे टिश्यू भी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उससे हमारा प्रिसीजन और सेफ्टी कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी स्पाइन सर्जरी के लिए माइक्रोस्कोप, इंट्रा ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप का होना अनिवार्य है, जरूरी है, उसके बिना नहीं करनी चाहिए। तो स्पाइन सर्जरी के लिए एक माइक्रोस्कोप का होना जरूरी है। पिछले कुछ सालों से एंडोस्कोप का भी बहुत चलन हो गया है, तो जहां पर सिंपल डिस्क की तकलीफ है, एक तरफ डिस्क निकल रहा है या फिर सिर्फ पीछे से दबाव है, तो उस केस में हम एंडोस्कोप इस्तेमाल करके छोटे इंसिजन से उन डिस्क को निकाल सकते हैं, पीछे से पोस्टीरियर डिकम्प्रेशन कर सकते हैं, या और भी जो छोटे मोटे प्रोसीजर है वो कर सकते हैं। एंडोस्कोप उसके लिए काफ़ी सेफ है और करा जा सकता है। लेकिन हम एंडोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट से
बिना एंडोस्कोप डाले माइक्रोस्कोप से भी वो सर्जरी हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत मेजर डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिवाय नेकेड आई के अगर हम एंडोस्कोप या माइक्रोस्कोप दोनों में से कुछ भी यूज़ करें तो उससे हमारे को बहुत बेनिफिट मिलता है। अच्छा सर, सवाल जब हम स्पाइन सर्जरी के बारे में कर ही रहे हैं तो ये भी आप बता सकते हैं कि स्पाइन की दिक्कतें कैसे जनरेट होना शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे? तो स्पाइन में जो दिक्कतें हैं वो ट्रॉमा से होती है, चोट लगता है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है या डिस्क निकल जाती है बाहर, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में काफ़ी कॉमन है। डीजेनरेटिव डिजीजेस यानी एजिंग के साथ जो डिजीजेज होती हैं, आपके डिस्क की प्रॉब्लम है, हड्डी टेढ़ी हो रही है, आपके लिगामेंट्स वीक हो गए हैं, आपकी और कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नसों में दबाव आ रहा है, तो डीजेनरेटिव डिजीज हैं। ट्यूमर, कैंसर्स, ये भी काफ़ी कॉमन है। बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं, इंट्रा कॉर्ड के अंदर ट्यूमर्स जैसे कि इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ट्यूमर्स हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। एंगलाइन स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसमें धीरे धीरे नसों में दबाव आ सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ अनकॉमन कॉजेज़ भी हैं, पर मेनली ट्रॉमा, ट्यूमर, उसके बाद डीजेनरेटिव डिजीजेज और इन्फेक्शन, ये मेन कॉजेज़ हैं। अच्छा, जैसे एक चीज़ ये आती है कि हमारी स्पाइन जो है वो गर्दन से होते हुए बैक नीचे तक जाती है। लंबर, थोरैक्स और गर्दन की जो हड्डियां हैं L4, L5 जैसे हम सुनते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है और इनमें अलग अलग तरीके से आप इलाज करते हैं? तो जब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की, तो सर्वाइकल स्पाइन में मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम होती है, या फिर डीजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से स्पाइनल कैनाल जो है नैरो हो जाती है, नसों में दबाव हो जाता है। सर्वाइकल में आगे से सर्जरी करना काफ़ी आसान होता है, नेचुरल पैसेज से अंदर जाते हैं, कोई भी टिश्यू कट नहीं करना पड़ता, छोटा सा स्किन में इंसिजन आता है और 90% पैथोलॉजीज हम आगे से डील कर सकते हैं। तो आगे से सर्जरी करना काफ़ी सेफ है, पर उसके लिए ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, हाई स्पीड ड्रिल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वो सर्जरी नहीं करी जा सकती। तो ये किसी बड़े सेंटर में जहाँ ये सारे गैजेट्स अवेलेबल वहीं पर होती है। इसके अलावा कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें पीछे से टैकल करनी पड़ती हैं, यानी कि मल्टीपल लेवल में इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ऊपर सबसे ऊपर CVJ में क्रेनियोवर्टिबल जंक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें पीछे से जाना पड़ता है। उसमें भी हमें सारे गैजेट्स चाहिए, हाई स्पीड ड्रिल चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको एक्सपोज करने के वो सारे स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हमारे को चाहिए। प्लस हम काफ़ी बार इसमें इम्प्लांट लगाते हैं, स्क्रू और प्लेट लगाते हैं, तो वो भी हमारे को चाहिए। जब हम थोरैक्स की बात करते हैं तो थोरैक्स में आगे रिब के जो हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, तो ज़्यादातर सर्जरी हम पीछे से करते हैं। आगे से हम कभी कभी करते हैं जब हमारे को सारी पैथोलॉजी आगे हो और हमें आगे से करना पड़े, तो उसमें कई बार हम लोग CTVS सर्जन के साथ मिलकर थोरैकोस्कोपिक सर्जरी भी कर लेते हैं, जिसमें कि अगर आगे की हड्डी का फ्रैक्चर है या गली हुई है TB की वजह से या कोई ट्यूमर है तो आगे से भी जा सकते हैं। वरना थोरैक्स स्पाइन में जो धड़ वाला एरिया है उसमें ज़्यादातर सर्जरी पीछे से होती है। ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर हो गया, डीजेनरेटिव डिजीज़ हो गई, तो वो सारा पीछे से कर लेते हैं। फिर हम पहुंचते सबसे नीचे वाले हिस्से की, जो कि लंबर स्पाइन है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैथोलॉजीज होती है, क्योंकि उसको हमारा वेट बेरिंग एरिया होता है। उसमें डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी मुड़ सकती है, टेढ़ी हो सकती है, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम है, या नसों में वैसे ही दबाव है, हाइपरट्रॉफी हो गई लिगामेंट्स की। उसमें भी आजकल 90% सर्जरीज साइड से या पीछे से ही होती है। कुछ स्पेशलाइज सर्जन जो है वो आगे से भी सर्जरी करते हैं, जिसकी कि बहुत लिमिटेड इंडिकेशंस है, अदरवाइज पीछे से ही सारा काम हो जाता है। तो सर्वाइकल में आगे वाला प्रेफरेबल है, थोरैक्स और लंबर में पीछे से सर्जरी ज़्यादा कॉमनली करी जाती है। अच्छा, अब जैसे हमने थोरैक्स और सर्वाइकल की बात की, कुछ डैमेज पार्ट भी हो, ऐसा चांसेस होते हैं कि कोई पार्ट डैमेज हो जाए? तो जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी हम क्या क्या करते हैं, तो जैसे हमारा स्पाइन एक शिकंजे की तरह है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स प्रिजर्व्ड है। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर वो ये होती हैं कि स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स में कंप्रेशन या दबाव हो रहा है। तो अगर वो दबाव हो रहा है या वहाँ पर कोई ट्यूमर है तो हमें उसे निकालना है, तो हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो पीछे से जाके हम थोड़ी सी हड्डी हटा के अंदर जा सकते हैं। कई बार हमें मल्टीपल लेवल इन्वॉल्वमेंट है तो ज़्यादा हड्डी भी हटानी पड़ती है, ताकि हम नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को एक्सपोज कर सके, उनके ऊपर से दबाव हटा सके। एक बार हम दबाव हटा देते हैं तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि वहाँ पर इंस्टेबिलिटी कितनी है, क्या वो हिस्सा पहले से कमज़ोर हो गया है। अगर वो ओल्ड पेशेंट है या फिर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उस केस में वह इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो हम उसको सप्लीमेंट करते हैं स्क्रूज से। तो हम लंबर वर्टिब्रे में या डॉर्सल वर्टिब्रे में स्क्रू लगा देते हैं और साथ में उसको रॉड से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाए। कई बार अगर हड्डी बहुत ज़्यादा गली हुई है तो हम उसमें केज भी लगा देते हैं सपोर्ट के लिए, ताकि वो उसके अंदर से हड्डी ग्रो कर जाए और स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि पेशेंट को हम जल्द से जल्द मोबिलाइज कर सके, चला सके, एम्बुलेट कर सके। ऐसी सर्वाइकल में अगर होता है तो सर्वाइकल में भी हम केज और प्लेट का और स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम स्टेबलाइज कर सके और पेशेंट को जल्द से जल्द चला सकें। कई बार हम पेशेंट्स को सर्वाइकल कॉलर या थोरेसिक ब्रेस या लंबर बेल्ट का इस्तेमाल करने के लिए भी बोलते हैं, ताकि उस हिस्से में जहाँ हमने ऑपरेट किया है वो स्टेबल रहे और कुछ दिनों में नेचुरल प्रोसेस से
स्ट्रेंथ आ जाती है, हड्डी ग्रो कर जाती है, लिगामेंट्स मसल्स में पावर आ जाती है, जिससे कि बिना उस सपोर्ट के पेशेंट आराम से चल पड़ता है। पर इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम चाहते हैं पेशेंट हमारे पास वो आए जिनके डेफिसिट्स मेजर ना हो। एक बार नर्व डैमेज हो गई, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, तो रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मेरी सलाह है कि पेशेंट्स उस टाइम पे आए जब ऑलरेडी उनको अर्ली सिम्टम्स हैं और मेजर डैमेज नहीं हुआ है। तो मतलब सर्जरी के दौरान भी किसी डैमेज का कोई चांस होता है ऐसा? जी हाँ, स्पाइनल कॉर्ड एक तरफ हड्डी है और हड्डी के नीचे बहुत ही नाजुक स्पाइनल कॉर्ड है और बहुत ही नाजुक स्पाइनल नर्व्स हैं। अगर सर्जरी मैग्नीफिकेशन में नहीं होगी, अगर हम उन टिश्यूज़ को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ड्यूरिंग द सर्जरी जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं तो उसमें इंजरी होने का रिस्क है। तो उस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ही हम स्पेशल गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीफिकेशन का माइक्रोस्कोप द्वारा इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी हिस्से को डैमेज ना करें। 99% कोई डैमेज नहीं होता है, पर 1% एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा रहता है। अगर आप बहुत केयरफुल हैं तो आपका डैमेज नहीं होगा। कई बार केयरफुल नहीं होने से डैमेज हो जाता है, कई बार किस्मत गड़बड़ हो तो डैमेज हो जाता है। तो यूजली ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो भगवान के हाथ में होती है चीज़। हम लोग हर एक चीज़ में नहीं 100% गारंटी ले सकते। बस आखिरी सवाल मेरा और होगा आपसे सर कि जैसे आपने सर्जरी की और इसके बाद आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है? सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं जो आप देखते हैं? सर्जरी के बाद हम पेशेंट को एहतियात करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, झटका नहीं लगना चाहिए, गिरने नहीं चाहिए। गर्दन की सर्जरी करिए तो कम से कम 1-1.25 महीने तक कॉलर पहन के रहें। अगर थोरेक्स की सर्जरी हुई तो थोड़े दिन बेड रेस्ट करके फिर धीरे धीरे सपोर्ट के साथ चलें। अगर कोई डेफिसिट्स है तो हम फिजियोथेरेपी करवाने के लिए बोलते हैं, ताकि फिजियोथेरेपी से उनकी मसल्स पावर इंप्रूव हो, उनकी नर्व्स इंप्रूव हो। उसके अलावा अगर मल्टीपल लेवल में डिजीज़ है तो हम एक लेवल को ट्रीट करके दूसरे लेवल पे कुछ टाइम वेट करके सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। और जो हमने इम्प्लांट लगाया है वो इम्प्लांट का काम मेनली 3-4 महीने का होता है, स्क्रू प्लेट का रोल। बाकी बाद में धीरे धीरे हड्डी ग्रो कर जाती है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम जो मेडिसिन है वो पेशेंट को बोलते हैं रेगुलरली खाए, ताकि वो इन्फेक्शन वाला पार्ट भी ट्रीट हो, ताकि अपने आप जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का वो वहाँ पर आए और पेशेंट को ठीक करे। जो पेशेंट को हम रेगुलरली फॉलोअप पे बुलाते हैं, कुछ पेशेंट को हम लंबा बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, तो उसमें हम ये बोलते हैं या तो टेली कंसल्टेशन से हमसे सलाह कर ले या फिर उनका सिर्फ अटेंडेंट आ जाए। पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट बेड रेस्ट करे तो अस्पताल भी उसको नहीं आना है। तो सारे प्रिकॉशन देना जरूरी है। तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने पेशेंट या उसके अटेंडेंट को हमारे टच में रेगुलरली रहना है। जैसे जैसे हम उनको सलाह दे रहे हैं, हिदायतें दे रहे हैं, उसको फॉलो करना है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट से भी अगर कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है तो वो करना है, और प्लस उनको जो दवाइयाँ बताई हैं वो टाइम पर लेना है। क्योंकि स्पाइन सर्जरी में अगर एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बार लंबे टाइम तक पेन रहता है और रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसलिए वो सारे प्रिकॉशंस आगे भी लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। तो स्पाइन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।